नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनायक आपको स्वागत करता हूं कर्ज मुक्त अभियान में। आपको और आपके भीतर के भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे। आज हम आपको डॉलर के बारे में हम बताना चाहते थे। वीडियो ऑलरेडी मेरा रेडी हो चुका है, लेकिन दोस्तों आज कुछ नए अपडेट्स आए हैं, तो उस नए अपडेट्स भी आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम वो नए अपडेट्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम बता देते हैं कि बार वीडियोस में नए अपडेट्स और डॉलर कैसे बनाते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियोस लंबा हो जाएगा। वीडियोस लंबा होने से आप नहीं देखते हैं। आपके पसंद के अनुसार मैं लंबा वीडियो जब बनाता हूं तो आप उनमें ज़्यादा नहीं देखते हैं, इसलिए मैं उस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा। ये वीडियोज़ डॉलर कैसे बनाते हैं वो कल आएगा। अस्टाकोर पे डॉलर कैसे बनाना है और आपका रॉकेट स्वैप पे कैसे डॉलर बनाते हैं, ये वीडियोस दोस्तों कल आपको आएगा। आज हम नए अपडेट के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सेंडल पे कौन कौन सा नए अपडेट्स आए हैं। अगर इस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो वो जानकारी को जानना भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस है। उन एक्सेंडल डाउ टीम की तरफ से जो मैसेज आता है उनको जानना, परखना, उस चीज़ को समझना भी आपको लिए उतनी ही ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हम फिर से नए अपडेट की ओर बढ़ते हैं एक्सेंडल में। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पे ओरिजिन अवाक इटरनल के तरफ से 6 घंटा पहले ये मैसेज आया है। 12 इन्वेस्टमेंट रिसर्च चेक टू नेविगेट बुलिश और बियरिश मार्केट। ये बोल रहा है बुलिश और बियरिश मार्केट क्या है दोस्तों, इसको हम समझेंगे। और ये 12 रिसर्च चेक कैसे करें उसको ये बता रहा है। दोस्तों इसको हम हिंदी में भी समझेंगे, ठीक है, उसको हम हिंदी में भी समझेंगे। क्या लिखा है हमने इसको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट करके चैट जीपीटी भैया से मैंने पूछ लिया है। मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे दिखाऊंगा क्योंकि इसमें समय लगता है सर्च करने में। तो आपको पता है कैसे सर्च करना है, तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। डायरेक्ट मैं चलता हूँ चैट जीपीटी भैया के पास। दोस्तों ये है वो मैसेज ओरिजिन अवाक इटरनल के तरफ से था, डाउ टीम के तरफ से। इस एक्सपोस्ट में ओरिजिन अवाक इटरनल नाम के अकाउंट में 12 इन्वेस्टमेंट रिसर्च चेक इन के बारे में बताया गया है। वो कौन सा है, हिंदी में इसका मतलब है, ये बता रहा है भैया ने। तेजी और मंदी वाले बाजार में सही तरीके से निवेश करने के लिए 12 जांच पड़ताल। दोस्तों तेजी और मंदी, बुलिश और बियरिश मतलब तेजी और मंदी वाले बाजार में सही तरीका से निवेश करने के लिए 12 जांच पड़ताल। दोस्तों कौन से वो 12 जांच पड़ताल है इसको हम समझेंगे। यहाँ पे अवाक लॉन्च होने के बाद पिछले 2 वर्ष में सैकड़ों या शायद हजारों प्रोजेक्ट बाजार में आए और फिर गायब हो गए। दोस्तों ये पोस्ट ये बताता है कि पिछले 2 वर्षों में 1000 प्रोजेक्ट आए, मार्केट में आए और 1, 2, 3 महीना 4 महीना करके वो चले गए, मार्केट से गायब हो गए। इसके बाद लोगों को सलाह दी गई कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले केवल दूसरों की बात पर भरोसा ना करें, बल्कि खुद रिसर्च करें और प्रोजेक्ट को इन 12 मानकों पर जांचें। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, जब ये मार्केट में हज़ारों प्रोजेक्ट जब गायब हो गए उसके बाद सलाह दी गई क्रिप्टो करेंसी की तरफ से कि प्रोजेक्ट में निवेश, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें निवेश करने से पहले दूसरों की बात पर भरोसा ना करें। यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो बना के आपको जो बताता हूँ उसमें आप भरोसा ना करें, या तो फिर किसी दूसरे की बातों पर भरोसा ना करके खुद उसमें रिसर्च करें और प्रोजेक्ट को जाँचें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें। पोस्ट में मुख्य संदेश क्या क्या है। सीके ऑडिट मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा हुई है या नहीं। हम लोग जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं जब भी कोई भी परेशानी होती है, जैसे कि अभी बॉन्ड आया, वो भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 600 दिन वाला स्कीम आया, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और आपका 1 साल के लिए आया, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे भी नया कोई चीज़ आता है दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होता है। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा जांच हुई या नहीं उसको ऑडिट करना है। प्रमोशन की अवधि और दायरा, प्रोजेक्ट कितने समय से और कितने बड़े स्तर पर प्रचार कर रहा है।
दोस्तों यहाँ पे हम आपको हर रोज़ यहाँ पे बताते हैं कि एक्सएनएल पे तो ये आया है, वो आया है, एक्सएनएल पे कैसे आपको करना है, ये चीज़ भी मैंने वीडियोज़ में आपको बताया है। अगर इस वीडियोज़ को आप एक्सएनएल आपके पास नहीं है तो एक्सएनएल समझने के लिए आप पिछला वाला वीडियो और मेरा दोस्तों हर वीडियोज़ को आप देखें, वहाँ पे आपका जो ज़रूरी बातें हैं वो सारे चीज़ मैंने उसमें कवर करने का मैंने कोशिश किया है। आप वहाँ पे जाके एक्सएनएल में आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जो बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे अभी जो मैं आप चीज़ों को बता रहा हूँ, मैं डाउट टीम के पास से कोई मुझे मैसेज नहीं आता है, ना ही मैं कोई V1 V2 V3 हूँ जो मुझे मैसेज आ जा रहा है। दोस्तों मैं ये जो मैसेज आपको कहाँ से दे रहा हूँ, मैं यहाँ आपको एक्सएनएल से दे रहा हूँ। और दोस्तों मेरे दो भाई हैं ChatGPT और व्हाट्सएप पर मेटा AI, इन्हीं दोनों भाइयों की मदद से मैं आपको ये चीज़ मैं बता पा रहा हूँ। दोस्तों आप इन सब का भी आप सहयोग ले सकते हैं और इसको जांच पड़ताल कर सकते हैं। थर्ड में दोस्तों क्या है, पार्टिसिपेशन थ्रेशोल्ड। आम निवेशकों के लिए इसमें शामिल होना कितना आसान है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम लोगों का अनुबिस एलजीएनएस में एक गुपचुप ठेला वाला भी कर सकता है, एक खेतीबाड़ी किसान भी कर सकता है और एक अमीर से अमीर करोड़पति भी कर सकता है। दोस्तों यहाँ सभी के लिए समान रूप से निवेश किए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद 4 लॉन्ग टर्म विजन, प्रोजेक्ट की भविष्य की योजना और डेवलपमेंट कितनी मजबूत है। ये आपको इसका वाइट पेपर देखना होगा, इसका टोटल डिटेल्स आपको देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म विजन इसका कितना है। दोस्तों उसके साथ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिस्क, कानूनी और रेगुलेटरी जोखिम को कैसे संभाला गया है। दोस्तों इसको भी आप कवर करेंगे। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लंबे समय तक प्रोजेक्ट को चलाने और विकसित करने की क्षमता है या नहीं, इसको भी आप देखेंगे। सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट किसी एक व्यक्ति संस्था पर निर्भर है या वास्तव में डिसेंट्रलाइज है, इसको भी देखना है आपको। सक्सेसफुल केस स्टडी, क्या इस तरह के सफल प्रोजेक्ट के उदाहरण मौजूद है। दोस्तों क्या अभी हम लोग कर रहे हैं, क्या इस तरह का सफल प्रोजेक्ट मौजूद है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं बिटकॉइन 2009 से स्टार्ट हो गया है, इथेरियम 2015 से स्टार्ट हो गया है, सोलाना है दोस्तों, लेकिन हम लोग का मदर कॉइन बिटकॉइन है ये, जबकि हम लोग का अभी 10, 17, 18 साल से ये चल रहा है। तो ये हम लोगों के पास है, ऐसे प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकते हैं, ये हम लोगों के पास है ऑलरेडी। तो इसको यही चीज़ को ये बताया गया है कि सक्सेसफुल केस स्टडी, क्या इसी तरह का सफल प्रोजेक्ट उदाहरण में मौजूद है। फ्रीली ट्रेडेबल एसेट्स, टोकन को आसानी से खरीद बेच सकते हैं या नहीं, उस पर लॉक रेस्ट्रिक्शन है या नहीं। दोस्तों उस चीज़ को भी आपको देखना है। यहाँ आपका एसेट लॉक है या रेस्ट्रिक्शन है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग का अनुबिस में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ भी आपका, अगर आप फ्लेक्सिबल में रखते हैं तो आप चंद मिनटों में आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, इसमें कोई लॉकिंग नहीं है। जैसे कि वो एक सेविंग स्कीम है, जैसे बैंक में होता है दोस्तों सेविंग स्कीम, ये सेविंग स्कीम है आपका फ्लेक्सिबल में स्टेक करना है आपका सेविंग स्कीम। दोस्तों उसके बाद फिक्स क्या है, फिक्स में आपको 360 दिन में स्टेक करना और 600 दिन में स्टेक करना है। वहाँ पर भी दोस्तों आप 360 दिन में निकाल सकते हैं, ठीक है, 360 दिन में निकाल सकते हैं और 600 दिन में आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका वहाँ पे खाली आपका प्रिंसिपल जो है और लॉक होके रहता है, लेकिन दोस्तों उसका इंटरेस्ट को आप क्लेम कर सकते हैं। आपको उसमें 3 महीना में आपका जब 3 महीना या 4 महीना में उसका जब डबल हो जाएगा तो उसमें से सभी का सभी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप उसमें सभी को निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि उस स्कीम का टोकन लॉक है या रेस्ट्रिक्शन है, उस चीज़ को आप परखें जानें। उसके बाद 10 नंबर में क्या देता है, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स मॉडल। टोकोनॉमिक्स और प्रोजेक्ट को पैसा कमाने चलने का मॉडल टिकाऊ है या नहीं, इस चीज़ को भी जांचें। कम्युनिटी और इन्वेस्टर कंसेंसस कम्युनिटी वास्तव में सक्रिय और सहमत है या केवल नाम की कम्युनिटी है।
दोस्तों यहाँ पे जैसे कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस एंड रिस्क कंट्रोल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एडमिनी अधिकार किसके पास है और कोई अकेला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के बदल कर नियंत्रित तो नहीं कर सकता है। दोस्तों ये था इसका ये 12 पॉइंट, जिसको आप चेक इन करके इसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सेकंड में क्या है, उसके बाद ये एक पीपीटी देता है। यहाँ पे ये पीपीटी दे रहा है, ये डिटेल्स में यहाँ पे पीपीटी दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा मैं इसको डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये थोड़ा छोटा ये मैं दिख रहा है, मैं इसको जूम करता हूँ फिर भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो मैं इसको भी ChatGPT भैया से पूछ लिया है कि इसमें क्या लिखा है, डिटेल्स में आप दीजिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे कि डिटेल्स में ChatGPT भैया ने इसको क्या दिया है। तो यहाँ पे हमने ChatGPT भैया को हम PPT दिया था, PPT में हमने पूछा था इस PPT में क्या क्या लिखा है डिटेल्स में बताएं। तो दोस्तों यहाँ ChatGPT भैया ने हमको दे दिया, हाँ इस PPT पोस्ट में ऑटोनोमस डाओ कमेटी की ओर से किसी क्रिप्टो डाओ प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले जांचने के लिए 12 इन्वेस्टमेंट रिसर्च चेक बताए गए हैं। इसका उद्देश्य बुलिश और बियरिश दोनों के मार्केट में प्रोजेक्ट को परखना है। शीर्षक का मतलब 12 इन्वेस्टमेंट रिसर्च चेक टू नेविगेट बुलिश एंड बियरिश मार्केट, अर्थात तेजी और मंदी दोनों में निवेश करने से पहले 12 पॉइंट्स को जांच और पड़ताल जरूर किया करें। ऊपर लिखा है कि पिछले 2 वर्ष में बहुत सारे प्रोजेक्ट बाजार में आए और फिर गायब हो गए। कुछ लोगों ने आवाक में निवेश करके बाद में नुकसान उठाया, जबकि कुछ लोगों ने दूसरे की दी हुई जानकारी के आधार पर प्रोजेक्ट चुने। इसलिए केवल मार्केट की बात पर भरोसा न करके अपनी रिसर्च करने की सलाह दी गई है। सीके ऑडिट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, पहले जांच है कि प्रोजेक्ट का सीके ऑडिट हुआ है या नहीं। इसमें मुख्य रूप से कहा गया है ऑडिट में ऑन-चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी की जांच होनी चाहिए। प्रक्रिया में प्रोजेक्ट अपनी कॉन्ट्रैक्ट फाइल देता है, ऑडिटर उसका कॉम्प्रेहेंसिव रिव्यू करता है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी खोजी जाती है, प्रोजेक्ट टीम से वल्नरेबिलिटी ठीक करने की को कहा जाता है। यदि ऑडिट रिपोर्ट में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऑडिट होना 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं है। दोस्तों उसके बाद 2 पॉइंट पे क्या आता है, ड्यूरेशन एंड स्कोप ऑफ पब्लिसिटी प्रमोशन। यहाँ प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और प्रमोशन कितने समय से और कितने बड़े स्तर पर चल रही है, इसकी जांच करने को कहा गया है। मुख्य बातें, प्रमोशन कितने समय से चल रहा है, कितने लोगों तक इसकी पहुंच है, मार्केटिंग कैंपेन कितना बड़ा है, लंबे समय तक प्रमोशन होने से पहले ये पता लगाने में मदद मिल सकता है कि टीम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए कितनी कमिटेड है। ज़्यादा समय तक प्रमोशन और ऑपरेशन चलना टीम की लॉन्ग टर्म ऑपरेशन क्षमता का संकेत हो सकता है, लेकिन केवल ज़्यादा मार्केटिंग को भी सफलता की गारंटी नहीं माना गया है। पार्टिसिपेशन थ्रेशोल्ड, ये भाग पूछता है कि आम व्यक्ति के लिए प्रोजेक्ट में प्रवेश करना कितना आसान है। अगर मिनिमम इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, छोटे निवेशक शामिल नहीं हो पाएंगे, यूजर बेस सीमित हो सकता है, मार्केट पार्टिसिपेशन कम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पीपीटी में कहा गया है कि यदि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 युआन रखा गया तो बहुत ऑर्डिनरी यूजर के लिए प्रवेश मुश्किल हो सकता है। कम एंट्री बैरियर के फायदे, अलग अलग इनकम लेवल के लोगों यहाँ जुड़ सकते हैं, मार्केट ट्रैफिक बढ़ सकता है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी अधिक हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक रिस्क माना गया है। दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि अनुबिस एलजीएनएस में आप 2 कॉइन से 1 कॉइन से भी आप यहाँ से $1 से भी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बड़ी रिस्क नहीं है, आप 100 रुपये से यहाँ पे स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। दोस्तों 4 नंबर में क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म विजन फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट एंड कंप्लायंस। यहाँ देखा जाता है कि प्रोजेक्ट की भविष्य की योजना स्पष्ट है या नहीं। मुख्य बात है, प्रोजेक्ट केवल आज के लिए बनाया गया है या लॉन्ग टर्म विजन है। क्या भविष्य में मार्केट ट्रेंड के अनुसार बदलाव करने की योजना है,
क्या प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में विस्तार कर सकता है? क्या टीम मार्केट ट्रेंड को समझता है? क्या प्रोजेक्ट में लगातार डेवलपमेंट की योजना है? पीपीटी में विशेष रूप से रियल वर्ल्ड एसेट सेक्टर में उदाहरण दिया गया है। साथ ही ये भी देखना है कि भविष्य की योजनाएं वास्तव में लागू की जा सकती है या केवल मार्केट में लिखी गई है। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिस्क माइटिगेशन स्ट्रैटेजी, ये हिस्सा कानूनी और रेगुलेटरी रिस्क से संबंधित है। देखना चाहिए प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पर कितना इंडिपेंडेंट है, क्या किसी सेंट्रलाइज ऑपरेटर पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, क्या पब्लिक प्रूफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, अगर ऑपरेशन एंटिटी को रेगुलेटरी या ऑपरेशनल समझा जाए तो क्या पूरा प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। पीपीटी का महत्वपूर्ण पॉइंट, किसी ऑपरेटर का पब्लिक सपोर्ट भी हाइडन रिस्क हो सकता है। ऑपरेटिंग एंटिटी को समस्या आती है तो प्रोजेक्ट प्रभावित या बंद हो सकता है। मतलब केवल कोई बड़ी कंपनी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है देखकर सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन, छठी जांच में पूछा गया है कि प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट वास्तव में फिजिबल है या नहीं। इसमें देखा जाता है कि क्या प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी वास्तविक कमर्शियल प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट कर सकती है, क्या इकोसिस्टम को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने की कंडीशन मौजूद है, क्या टेक्निकल पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है, क्या कॉम्पिटिटर को रेफरेंस बनाकर इसकी कंपाबिलिटी जांची गई है। सरल भाषा में व्हाइट पेपर में योजना लिख देना अलग बात है और उसे वास्तव में बनाना अलग बात है, इसलिए टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी देखनी चाहिए। दोस्तों 7 नंबर में क्या बोलता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिप्टो चेक है। देखना है कि प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। पीपीटी के अनुसार डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में मुख्य रूप से सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का रिस्क कम होना चाहिए, एसेट्स पर यूजर का कंट्रोल होना चाहिए, सिस्टम किसी एक एंटिटी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट वास्तव में डिसेंट्रलाइज है या केवल मार्केटिंग में ऐसा कहा जा रहा है। 8वीं जांच है कि प्रोजेक्ट के पास सफल और वेरीफाई किए जा सकने वाले केस स्टडीज है या नहीं। मतलब क्या पहले ऐसे प्रोजेक्ट सफल हुए हैं, क्या उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उपलब्ध है, क्या प्रोजेक्ट की तुलना समान सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से की जा सकती है, क्या ऐसे प्रोजेक्ट से सीख ली गई है। पीपीटी में ये भी कहा गया है कि केवल किसी प्रोजेक्ट को गिनिया पिग एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल करके बचना चाहिए, अर्थात इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि मॉडल पहले कहीं सफल हुआ है या नहीं। फ्रीली ट्रेडेबल एसेट, ये हिस्सा टोकन की लिक्विडिटी और ट्रांसफरेबिलिटी पर ध्यान देता है। पीपीटी के अनुसार यूजर को अपने टोकन एसेट्स पर नियंत्रण होना चाहिए, वे टोकन को खरीद और बेच सकें। टोकन पर अनावश्यक लॉकअप नहीं होना चाहिए, ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि जो टोकन को बेचने से रोक सकें। होल्डर को एसेट्स बेचने और रिडीम करने की वास्तविक क्षमता होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, अगर टोकन खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते या लिक्विडिटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ बड़ा रिस्क हो सकता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जो देखते हैं 600 दिन या 360 दिन में दोस्तों हम लोग का अनुबिस LGNS में दोस्तों यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो जब आप लॉक करते हैं तो हर आप 5 घंटा 55 मिनट में एक इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। दोस्तों अगर इसमें आप महीना भर करेंगे तो महीना भर में आपका बहुत सारा टोकन, अगर ज़्यादा फंड है तो बहुत सारा टोकन इसमें रिलीज़ कर सकते हैं, उसका सभी इंटरेस्ट को आप रिडीम कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा रिस्की है। अगर आप ज़्यादा आपका प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो 3-4 महीने के बाद आप यहाँ से प्रिंसिपल टोटली आप निकाल सकते हैं और जो रह जाता है उससे वो आपका बेनिफिट्स होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग 10 नंबर पर चलते हैं, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक मॉडल। यहाँ प्रोजेक्ट की
टोकोनोमिक इकोनॉमिक मॉडल को जांचने की बात कही गई है। पीपीटी में दो प्रकार के मॉडल की तुलना की गई है। गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडल, ये किसी ट्रेडिशनल पोंजी स्कीम जैसा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय नए यूजर से आने वाले पैसे पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। टोकन के वास्तविक उपयोग वैल्यू क्रिएशन का आधार होना चाहिए। यूजर की वैल्यू केवल नए लोगों के आने से नहीं बढ़नी चाहिए। कॉइन स्टैंडर्ड मॉडल, इसमें टोकन को प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक सिस्टम का आधार माना जाता है और टोकन होल्डर की स्थिति टोकन ओनरशिप के आधार पर तय होती है। मुख्य संदेश, प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक मॉडल लॉजिकली कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होना चाहिए। 11 में दोस्तों क्या है, कम्युनिटी ऑपरेशन एंड इन्वेस्टर कंसेंसस। यहाँ कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टर कंसेंसस को देखा जाता है। अच्छी कम्युनिटी में मेंबर एक दूसरे को जानकारी देते हैं, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। प्रोजेक्ट के बारे में मीनिंगफुल डिस्कशन होता है, लोग केवल प्राइस की बात नहीं करते। पीपीटी के अनुसार अगर बहुत सारे यूजर टोकन होल्ड कर रहे हैं लेकिन कम्युनिटी में कोई एक्टिविटी नहीं है तो अंडरलाइनिंग मार्केट कम्युनिटी एक्टिविटी कमज़ोर हो सकती है। दूसरे तरफ अगर कम्युनिटी बहुत इनएक्टिव और स्लोजिश हो जाए और लंबे समय तक कंसेंसस ना बने तो ये भी वार्निंग साइन हो सकता है लो डाउनफॉल के लिए। दोस्तों यहाँ जैसे कि यहाँ के कम्युनिटी हम लोग आपको बताते हैं, एक्स हैंडल में जितना कम्युनिटी है आपको हर डे दोस्तों एक मैसेज नहीं आता है, पर डे 1, 2, 3 मैसेज आता है तो आता है, वो धमाकेदार होता है। साथ में आपको ये मोटिवेट करने के लिए भी मैसेज आता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ का जो कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डाउ कम्युनिटी हमेशा आपको मैसेज किया करती है। दोस्तों 12 नंबर में ये आखिरी है, कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस अथॉरिटी एलोगेशन एंड रिस्क कंट्रोल डिजाइन। ये अंतिम और काफ़ी टेक्निकल जांच है। यहाँ देखा जाता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कंट्रोल अधिकार किसके पास है, जांचें कॉन्ट्रैक्ट के एडमिन कंट्रोल परमिशन किसके पास है, क्या एक व्यक्ति या एक छोटी एंटिटी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, क्या कॉन्ट्रैक्ट को बदला जा सकता है, क्या टोकन सप्लाई या लिक्विडिटी पूल को नियंत्रित किया जा सकता है, इमरजेंसी फंक्शन किसके पास है, क्या कम्युनिटी वोटिंग मौजूद है, क्या अपग्रेड परमिशन सुरक्षित तरीके से बांटी गई है। पीपीटी का महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सेंट्रलाइज परमिशन डिजाइन के बजाय प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है या गवर्नेंस और रिस्क कंट्रोल सही तरीके से बनाए गए हो। अंत में ये भी कहा गया है कि कंट्रोल परमिशन की वेरीफाई करें, एडमिनी कंट्रोल राइट को समझें, लिक्विडिटी पूल पर नियंत्रण देखें, ये देखें कि कोई व्यक्ति अकेले महत्वपूर्ण बदलाव तो नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे जो डाओ वोटिंग है, यहाँ पे कुछ भी नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब लॉन्च होता है तो डाओ वोटिंग के माध्यम से यहाँ पे आप वोट करते हैं। जिनके पास दोस्तों LGNS 0.005 जिनके पास GLGNS होता है वही लोग यहाँ पे वोटिंग कर पाते हैं। दोस्तों हमने अगर आप इस चीज़ को नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं कि वोटिंग कैसे होता है और कौन लोग यहाँ पे वोटिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी बदलाव होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में या तो फिर कुछ अपडेट होता है तो इसमें डाउ वोटिंग की तरह से इसमें सजेस्ट किया जाता है और सजेस्ट जो होता है उसी के आधार पर यहाँ पे उसको पारित किया जाता है बहुमत के आधार पर। इस पूरी पीपीटी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष इन 12 चेक का सार ये है कि किसी क्रिप्टो डाउ प्रोजेक्ट में सिर्फ प्राइस, APY, मार्केटिंग, बड़े नाम या कम्युनिटी के बात देकर निवेश नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम इन चीज़ों को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, मार्केटिंग प्रमोशन की अवधि, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एंट्री बैरियर, लॉन्ग टर्म विजन, रेगुलेटरी रिस्क, टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल सक्सेसफुल एग्जाम्पल, टोकन को फ्रीली बेचने की क्षमता और लिक्विडिटी, टोकोनोमिक इकोनॉमिक मॉडल, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ और कंसेंसस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडमिनी, गवर्नेंस, परमिशन। दोस्तों यहाँ पे हमने 12 का 12 पॉइंट आसानी से डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों वीडियोज़ बहुत लंबा हो गया है, अगर हम इसको फिर डिटेल्स में इसको जांच पड़ताल करें तो ये 1 घंटा से पार हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत समय हो चुका है, फिर अपलोड करना है, फिर आपके पास ये वीडियोज़ जाएगा। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियोज़ को, इस अपडेट
को पढ़ के यहीं पे मैं रखता हूँ। दोस्तों आज का अपडेट ये कैसा लगा? दोस्तों आप मैसेज किया करें, कुछ भी टाइप किया करें, अच्छा लगा बस अच्छा लगा, कोई फूल भेजो यार, दिल का भेजो यार, कुछ ना कुछ तो भेज दो या कुछ ना कुछ मैसेज कर दो कि चलो भाई आप मेहनत कर रहे हो तो आपका मेहनत के हिसाब से हमारे तरफ से ये है। आप मैसेज किया करो, ताकि कोई भी कमेंट किया करो कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा या कुछ भी नहीं लगा, कुछ तो मैसेज किया करो ताकि मुझ में समझ में आ जाए और मैं इस चैनल में उस चीज़ को सुधारने का भी कोशिश करूं। ये तो था हम लोगों का 12 पॉइंट। इस 12 पॉइंट को कैसे क्या करते हैं ये कल या परसों में आपको हम इसको डिटेल्स में फिर समझाने की कोशिश करें। दोस्तों बहुत टाइम लगता है इसमें वीडियोज़ बनाने में, एडिटिंग करने में, तो एक ही बार में सब कुछ नहीं हो पाता है। अगर मैं कर भी दूँ तो वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, वीडियोज़ लंबा होने से फिर आप इसमें देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हर दिन मैं एक एक पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। अगर बीच में 2 3 4 पॉइंट रहेगा तो फिर आप उसको फिर ढूंढते रह जाओगे। तो इसलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियोज़ में दिया गया जानकारी आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर को ज़रूर इसको भेज दें ताकि उन लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई क्रिप्टो का जानकार नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये मैं अपने निजी के तौर पे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ दोस्तों। उसी के साथ मैं वीडियोज़ में आपको बता भी रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। दोस्तों इसको यहाँ पे स्टेक करना ना स्टेक करना ये आपकी खुद की निजी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। दोस्त जल्दी हाजिर होंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।